इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास नंबर 12 के पहले शुरू का चैप्टर, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उनमें से हम लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके और परीक्षा की तैयारी और एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी करनी है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हैं गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल से। आज से इलेक्ट्रोस्टैट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर साथ में न्यूमेरिकल की चर्चा होती रहेगी। चलते हैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुख्य प्रश्न यहां से जुड़ेंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में आते हैं, मॉडर्न क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले हम लोग अंदर जाए प्रश्न में, सीधा सा बात समझिए कि चार्ज जो है एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। चार्ज बॉडी के ऊपर आने जो आवेशित बॉडी होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। जाहिर सी बात है ना कि आंख से तो देखने से रहे, तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है और एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यही चार्ज जो है कंटिन्यूअस बॉडी की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आने दानेदार आकृति का प्रतीत होता है एंड दैट कैन बी काउंटेड, है ना। जैसे चावल का दाना एक मुट्ठी थोड़ा सा लिए तो आप उसको चून सकते हैं। उसी तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात है कि जो बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज जो माना जाता है यानी इलेक्ट्रॉन, यही एक ट्रांसफरेबल फंडामेंटल क्वांटिटी है एटम का, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए जब भी ट्रांसफर होगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका मास 9.1 × 10⁻31 kg। तो इससे सभी रूबरू होंगे, है ना, सबको जानकारी होगी। चले अब इसमें चलते हैं, यानी 1.6 के चक्कर में पढ़ने वाले हैं। क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस गुण की वजह से विच एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज ई। यही बात किया जा रहा था कि ये बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज जो ई हम लोग कह रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑलरेडी अगर इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इसमें से कहा जा रहा है कि भाई क्वांटाइजेशन जो है ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज बॉडी का, जिसके जरिए हम लोग एक बात जानते हैं कि इसमें से कितना चार्ज हो सकता है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं और इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है Q ± NE। मेथड ऑफ चार्जिंग की जगह जब किया जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि व्हेनेवर अ बॉडी इज गोइंग टू बी चार्ज्ड, 3 तरह के मेथड्स होते हैं चार्जिंग का। पहला नंबर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा नंबर हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा नंबर हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ जो ट्रांसफर होता है ना चार्ज, वो एकदम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्प्लिटेड। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। लिटरली अगर जाएं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, किस तरह से, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिटरेचर में लिखा गया है वैसे हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, वैसे हम बोलेंगे कि मैथमेटिकली आप जाइए बेहतर होगा। क्वांटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिस गुण की वजह से एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज, जो कोई भी चार्ज बॉडी जो है उसके पास जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज का मान मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम लोग इतना नहीं लिख करके सीधे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन total charge on a charge body can be expressed by Q is equal to plus minus NE। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस इंडिकेट कर रहा है
कि दो मटेरियल को जब अगर मान लिया जाए रबिंग से हम लोग चार्ज करते हैं तो एक लूज करेगा एक गेन करेगा, सिंपल सवाल। जो लूज करेगा उसको पॉजिटिवली चार्ज और जो गेन करेगा उसको नेगेटिव चार्ज। यानी हर हाल में भाई ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ही जाने वाला है। तो यहाँ जो है ना वेयर एन जो होता है ये देखिए कंप्लीट नंबर होता है 1 2 3 या ऐसे मान लीजिए 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 8 ऐसे आप चलते चले जाइए, तो ये कंप्लीट नंबर होता है। एंड ई बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसका मान मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। एक बात आप समझें इस पे नोट में से कि एनी चार्ज क्यू मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज, यानी क्यू बराबर क्या हो सकता है जीरो, जीरो देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। यहाँ देखिए क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, अगर आप एन बैठाते हैं जीरो तो इसका मतलब हुआ कि वो चार्ज बड़ी न्यूट्रल है। अब आता है या तो प्लस माइनस ई आपको दिखना है, नहीं तो प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, इसी तरह से आप होल नंबर को देते चले जाइए, यानी एकदम इंटीग्रल मल्टीपल करते चले जाइए का। ये बताता है कौन, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे दृष्टिकोण से अगर आपका ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता है तो डोंट गो विद द लिटरेचर, सीधा हम लोग चले जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम लोग सीधा बोलेंगे टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज नॉन एज क्या, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें से ये सब आपको वर्णन करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 10 टू द पावर 6 है ना, ऐसे लिखते चले जाना है। e का मान जरूर जिक्र करें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया 2 नंबर का। एनी चार्ज क्यू मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज क्यू बराबर या तो जीरो होगा प्लस माइनस ही, देख रहे हैं पूरा नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का वजह है इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर एज इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर होता है। वैसे भी हम लोग आगे भी देखेंगे बहुत सारे चैप्टर में, ये इलेक्ट्रॉन का एक बेसिक प्रॉपर्टी में से एक रहा है। तो क्वांटाइजेशन का सबसे बेहतर आंसर होगा कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सीधे बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज q बराबर प्लस माइनस एनी, n का मतलब बता दीजिए और e का मतलब हुआ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा चुका है कि बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज का मान कितना होता है, तो ये बात ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस है ना, ऐसे 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड रहेगा तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब आता है दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाउ इज मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, अर्थात चार्जिंग के दौरान मास ऑफ अ बॉडी कैसे अफेक्ट करता है, तो क्यों नहीं करेगा। एक सिंपल सवाल बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज का मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है ना, और इसका मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब मामला क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी से जो चार्ज बॉडी है ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी ये चार्ज बॉडी है, मान लिया जाए ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सिर्फ चार्ज नहीं ना जाएगा, मास ही जाएगा ना। तो मास अगर इसमें से जाता है तो जाहिर सी बात है चार्ज के साथ मास ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स मास बढ़ रहा है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं अरे देखो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg जा रहा है, क्या होगा इतना छोटा मास से। ऐसा करिए आप अपने घर के इर्द गिर्द जो है खाली मैदान में थोड़ा सा चीनी का जो है मात्रा रख दीजिए, एक चिट्टी उधर से आएगा, एक को लेके जाएगा और उसके बाद थोड़े देर के बाद में आप देखने जाइए वो पूरे खानदान के साथ आएगा और लेके चला जाएगा। अरे भाई इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, भले ये मास छोटा हो लेकिन चार्जिंग के दौरान बॉडी के ऊपर मास का असर पड़ता है। यानी चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जाहिर सी बात है electron transferred have mass, therefore mass increases in case of negatively charged। मान लिया जाए ये न्यूट्रल था, यहां से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, तो इसका ऑलरेडी मास अगर पहले से m है तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ लगातार है ना, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होता है
तो इसका मास जो अब नया मास आया m डैश, सो m डैश विल बी ग्रेटर देन m, मास बढ़ेगा। इसी तरह से अगर किसी बॉडी से न्यूट्रल बॉडी है और यहां से आप इलेक्ट्रॉन जो है ये दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? केवल चार्ज तो नहीं जा रहा है, साथ में मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो एक बात का ध्यान रहे, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि एक न्यूट्रल बॉडी था, वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो इसका मास घटेगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका मास घट जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसका मास बढ़ेगा। तो सीधी सी बात हुई कि पॉजिटिव चार्ज का मास घटता है और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास बढ़ता है, क्योंकि ये सारा करामात इलेक्ट्रॉन का ही है। तो यहां इस बात का ध्यान रखना है। यानी सीधा है कि चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जाहिर सी बात है कि बार बार यही बोला जा रहा है कि भाई चार्ज पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, साथ में उसका मास भी जा रहा है, और ये मास प्रभावकारी सिद्ध होता है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कोई पॉजिटिवली चार्ज बड़ी है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ 9.1 × 10⁻³ kg जो है वो मास उसका गया है, तो मास जाहिर सी बात है घटेगा। जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसका मास बढ़ेगा। यानी नेगेटिवली चार्ज अगर बड़ी है मास बढ़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज बड़ी है तो मास घटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। हाँ भाई, इसमें से उटपटांग करने की जरूरत नहीं है, ये एक लीजेंड यानी एक टॉप ग्रेड का क्वेश्चन होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी चर्चा, जिसके बगैर फिजिक्स के कई लॉ ऑफ कंजर्वेशन आधे अधूरे हो सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ निश्चित रूप से लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, चार्ज है, एनर्जी है। तो एक बात ध्यान रहे कि यहां जो है चार्ज को जो हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे तो यहां आइसोलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बॉडी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो चार्ज की बात हो, मास की बात हो, फोर्स की बात हो, तो ये बाहर से अफेक्टेड नहीं होता है। ये जो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, ये एक महान केमिस्ट का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, युकावा है ना, 1935 का। तो यहाँ जो है एक जापानीज केमिस्ट था जिसका एक एक्सपेरिमेंट है, तो इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने के पहले आइसोलेटेड सिस्टम का जो यहाँ अर्थ होता है, जो यहाँ मीनिंग होता है, उसके तरफ आ रहे हैं। क्या होता है जी? देखिए, आइसोलेटेड का मतलब यहां हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इफ सम अमाउंट ऑफ चार्ज मैटर इज कंटेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम, अगर एक सुनिश्चित वॉल्यूम है और वो उसमें से अगर चार्ज और मास, यानी मैटर कहने का मतलब वो मास के साथ जो चार्ज कंटेन कर रहा है ऑफ अ स्पेस, एंड no charge matter is either allowed to enter or leave this volume of a space, that total charge in volume will not be changed। एक बात ध्यान रहे, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देने जा रहे हैं तो वो पूरा स्पेस जहां हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मान बैठे हैं, वहां न तो बाहर से चार्ज जोड़ा जा सकता है और ना ही मास जोड़ा जा सकता है, ना ही आप इसे बाहर ले जा सकते हैं। तो आइसोलेटेड का मतलब हुआ कंप्लीटली कट ऑफ, है ना, अगल बगल से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारा ऐसा आदमी आपको समाज में मिलेगा जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। सुबह उठा, शुरू हो गया अपना, आया एकदम टाइम टेबल पर खाना पीना, दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही, यानी कुछ बगल में हो भी रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड पर्सन। तो एक बात समझना है, वैसे जिंदगी में आइसोलेटेड एग्जाम के समय होना बहुत आवश्यक है, उस समय ज्यादा मतलब रखने से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो सीधा यहाँ ये समझ रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स दैट इफ सम
amount of charged matter is contained in a certain volume of a space on a space का जो एक certain volume है वो अगर चार्ज कंटेन कर रहा है of a space and no charge matter is either, अब इस स्पेस में आप बाहर से कोई चार्ज या कोई मैटर इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रखा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, a system which is free from external influences is known as an isolated system। तो यहां हमारा ये कहना है कि इसमें से आप इधर उधर की बातें न करें। ये एक ऐसा स्पेस है जहां अगर चार्ज कंटेंट कर रहा है, मैटर कंटेंट कर रहा है, पदार्थ है, तो उस स्पेस के अंदर ना तो आप चार्ज और मैटर आप जोड़ सकते हैं और ना ही इसे बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका पूरा मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बी वेयर, थोड़ा सा यहां सावधान रहने की जरूरत है। अब हम वापस आते हैं अपने लक्ष्य के तरफ, और हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि भाई हम लोग जाने, क्या जानेंगे, तो डिस्क्राइब ब्रीफली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के शॉर्टकट छोटा करके चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। अब कैसे जानेंगे इसको देखिए, हाउ वी कैन नो अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ना, क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। यस, वी हैव टू नो अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं इस पर आधारित हैं। बात मेरी शायद आपको समझ में आ गई हो, है ना, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख के रखेंगे क्योंकि हो सकता है इन्फ्लुएंसर इस पर इन्फ्लुएंस कर सके, है ना, कर दे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप यहाँ हम सीधा सीधे चलते हैं, अपने काम के तरफ ध्यान देते हैं। और काम यह है कि भाई डिस्क्राइब ब्रीफली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। बस जब आप आइसोलेटेड सिस्टम में रहें तो बाबू भैया जैसा पूरा शहर का ठेका मत लीजिए, अपना आइसोलेट रहिए। और हाँ, समझ गए होंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया देखिए, नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हो गया ना, तो होगा। एक स्पेस का भाग है जिसमें से वॉल्यूम और चार्ज एकदम हमेशा नियत होता है, क्योंकि इसकी शर्त है कि ना तो वो चार्ज और मैटर इसमें बाहर से ऐड किया जा सकता है और ना ही इसे आप ले सकते हैं। अब आता है दूसरे तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रहे, फिर आइसोलेटेड सिस्टम आया तो शॉर्टली आप दो तरीके से लिख सकते हैं, द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या चार्ज neither can be created nor destroyed nor it can be destroyed in an isolated system। एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होगा। वेरी सिंपल, बहुत सीधा है ना। अब आइसोलेटेड सिस्टम का अगर कंसेप्ट आपके पास है ना, तो फिर आप इसको सही लिखेंगे। तो ये रहा उसका। अब जाहिर सी बात है, दोनों में से एक एग्जाम्पल आपको बोलेगा, है ना, दो में से एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से भी हम लोग, जैसे ग्लास रड हुआ, सिल्क में रगड़िए, नेट चार्ज बिफोर जो है वो जीरो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम में ना एबिगिटी थोड़ा सा जो है वो लगता है अनसेटिस्फैक्शन कि भाई इस तरह का एग्जाम्पल परफेक्ट जो फिजिक्स का एक जो एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है दैट विल बी बेटर फॉर अस, उसमें से थोड़ा सा चार्ज मास है तो उससे बेहतर होगा अगर आप आंसर दे रहे हैं तो पहले तो आप दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट डालें, इसके बाद इसके दो एग्जाम्पल्स हैं और हम लोग को ये न्यूक्लियस वगैरह में थोड़ा जानना होता है। पहला है पेयर प्रोडक्शन और दूसरा है एनिहाइलेशन। ठीक, एनिहाइलेशन और पेयर माने जोड़ा, प्रोडक्शन माने उत्पादन। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें से एक जोड़े में कुछ होने वाला है। देखिए क्या, युकामा ने 1935 ये वाला जो है एक्सपेरिमेंटल, ये देखिए सीधा आप समझिए, उतना लंबा जाने से जरूरत नहीं है। ये है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। ये भाई देखिए न्यूक्लियस आज भी बहुत सारे एक्साइटमेंट का जगह है, लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल बेवकूफी होगा। अंडर एक्सपेरिमेंटेशन है, बहुत सारे पार्टिकल्स अभी भी जो हैं अनडिस्कवर्ड हैं, मतलब अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किया गया है। लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, सबको पता है, सभी लोग जानते हैं कि अभी तक के जो इन्वेंटेड एनर्जी है उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी माना जाता है। तो जाहिर सी बात है ये छोटे से हिस्से में इतनी बड़ी बात है तो इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल अभी हम लोग आते हैं पेयर प्रोडक्शन
अब क्या है कि गामा फोटोन, ये देखिए जरा सा गामा फोटोन का जो है इसका आइडिया होना चाहिए भाई। गामा पार्टिकल या गामा फोटोन, इसका जो है ना दो पार्ट होता है, एनर्जी के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक ऐसा गामा फोटोन जिसका एनर्जी जो कैरी करता है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका एनर्जी जो है वो कारण बनता है कैटेगराइजेशन का। तो जब एक न्यूक्लियस से एक गामा फोटोन, गामा पार्टिकल कोलाइड करता है जिसका एनर्जी 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां से पेयर में दो पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा विचित्र करने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियस से ऐसे पार्टिकल आए कहां से, है ना भाई। बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जिसमें से मेसन्स भी होता है, न्यूट्रल मेसन, पॉजिटिव मेसन, नेगेटिव मेसन, उसी का जो है यहाँ इम्प्रोवाइजेशन होता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपल रखना है, इस तरह से डायग्राम बनाइए। अब यहाँ देखिए इनिशियली चार्ज जो है, चूंकि गामा फोटोन के पास चार्ज का मान 0 होता है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन का यही मतलब होता है कि पॉजिट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, बट मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। 9.1 × 10⁻31 kg। ध्यान रहे कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है, तो पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। अब ये दोनों देखिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस ई, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग बोल चुके हैं। फाइनली क्या होगा, ये इनिशियल है, एक तरह ऐसे बनाइए और ये पेयर प्रोडक्शन लिखिए। फाइनली क्या हो रहा है कि इधर हो गया आपका प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस चार्ज, तो यहाँ जो है Q बराबर फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई घटना के पहले भी 0 था, है ना, 0 था और बाद में भी 0 है। अब यहाँ आप प्रश्न उठा सकते हैं, इज इट आइसोलेटेड सिस्टम? ऑफ कोर्स। अब बाहर से मास थोड़ी ही जोड़ रहे, चार्ज थोड़ी ही जोड़ रहे, नहीं जोड़ रहे। और ये जो प्रोड्यूस होता है ना, ये बहुत ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पड़ोस में देखिए एनिहाइलेशन है। तुरंत जो है ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिकम्बाइन करेगा और यहाँ दो गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं। एक का एनर्जी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे का भी उतना ही होगा। इसका मतलब देखिए इनिशियली यानी एनिहाइलेशन, तो एनिहाइलेट का मतलब ही होता है खुद को बर्बाद कर लेना। तो यहाँ बर्बाद कौन करेगा, जाहिर सी बात है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ देखिए प्लस ई और माइनस ई जोड़ करके कितना हुआ जी, 4, 0। और इधर देखिए फाइनल में भी वही तो हरकत हो रहा है, 0। तो इन दोनों में से आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बारी आता है नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम पर रहम करना है ना, उटपटांग बात नहीं करनी है कि भाई न्यूक्लियस से जो है निकल गया, देखो कौन कहता है चार्ज नहीं, देखिए, है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में पहले आपको एक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद में इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत घटना घटती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये जैसे घटना घटा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन और रिकम्बाइन करेगा और यहाँ फिर जो है दो गामा फोटॉन रिलीज करेंगे। यहां से आप देखिए इनिशियली चार्ज का मान 0, फाइनल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सब बात ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखेंगे भाई, कि इन पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहाइलेशन नाइदर मास और नॉर एनर्जी इज कंजर्व सेपरेटली बट मास प्लस एनर्जी, ये दोनों ही कंजर्व होता है। अब आते हैं, दो बात का ध्यान रखना, इन पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहाइलेशन नाइदर मास और एनर्जी कंजर्व सेपरेटली, लेकिन साथ में मास और एनर्जी दोनों का कंजर्वेशन होता है। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्टेड होता है मास में, व्हाइल एनिहिलेशन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यही तो है, यहीं से तो पकड़ में आता है m बराबर mc², जिसमें मास इक्विवेलेंस एनर्जी, जो कि एनर्जी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहले तो एक थोड़ा सा हाई क्लास आइडिया रखना चाहिए। दूसरा नंबर है इन पेयर प्रोडक्शन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जरूरी है पेयर प्रोडक्शन में, पेयर प्रोडक्शन होगा तभी एनिहाइलेशन होगा, और उसमें न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब हुआ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, अगर ये न्यूक्लियस नहीं रहा तो ना ये सब कुछ नहीं हो सकता है ना। ये जो हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन, इसमें कंट्रीब्यूट जो करता है
वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होना, उसमें प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब आगे आते हैं प्रश्न के तरफ। कुछ जो न्यूमेरिकल है इसमें से हम लोग बेसिक बात जान लेते हैं, फिर इसमें से और भी न्यूमेरिकल जहां जहां से जरूरत पड़ेगा वहां से ऐड किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है स्थिति इस पर चर्चा करना है। जैसे यहां बोला जा रहा है कि two charges Q1 and Q2 are placed at a linear separation r from each other, where should the third point charge Q base naught is placed for it to be equilibrium। अब यहाँ ध्यान देना है कि Q1 and Q2 both are positive in nature, yes। अगर दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो बाद में इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ एक बात देखना है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो हैं, ये बोल रहा है ना कि दो चार्जेज हैं। चलिए दो चार्ज हो गया। अब इस दोनों चार्ज को हम लोग एक को Q1 कह देते हैं, एक को Q2 कह देते हैं। Q1 एंड Q2 दोनों के बीच की दूरी R ले लेते हैं। चलिए R ले लिए। बोल रहा है कि तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में कहां प्लेस किया जाए कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, मतलब Q1 Q2 जो एक दूसरे से दूर ना चला जाए, जैसे पहले से था कूलम का अरेंजमेंट वैसे ही रहना चाहिए। कूलम का क्या है? फ्री स्पेस, सीधा बात है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 का मॉडुलस बाय R स्क्वायर, ये सूत्र है ना। बाहर निकालेंगे, माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो फिलहाल इस जगह पर हम लोग को ध्यान देना है कि यहां जो है आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और ये है कि थर्ड पॉइंट चार्ज भाई कहां बैठा दें कि ये रेस्ट में रहे। एक काम करते हैं हम लोग, एक थर्ड चार्ज कहीं अभी आप लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब यहां हम लोग Q बेस नॉट को बैठा दिए। मान लेते हैं ये दूरी x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा r माइनस x हो जाएगा। ये रहा, हो गया। अब करना क्या है ये समझना है पहले। चलिए इसमें से देखते हैं प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a linear separation r from each other, where should the third point charge Q not be placed so that ये इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा अब एक बात करते हैं, ये भी अगर प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेट इट इज इक्वल टू F बेस 1। अब जाहिर सी बात है Q1 और Q2 है तो यहां भी रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ये रहा Q कितना, तो F बेस 2। अब यहां ध्यान देना है कि कूलम के नियम की एक विशिष्टता है कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में छोटे को नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा बात नहीं है। आजकल जो है छोटे जो उम्र के होते हैं उनको भी तजुर्बा बहुत ज्यादा ही हो गया है, तो बोलेंगे ही, रोकने के बाद भी बीच में टपक पड़ेंगे ही। खैर इस जगह पर यहाँ देखना ये है कि दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो तीसरा चार्ज वहां मौजूद रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो यहाँ जो है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को आनी क्या करेगा, जब बैलेंस करेगा तभी जो है संभव हो सकता है आनी। यहाँ जो है आपको क्या करना है कि चार्जेज को बैलेंस करके रखना है। ठीक, देखिए कैसे। अब इसको लाते हैं जगह पर, तुरंत आ जाएगा। ये काम करते हैं, ये वाला जो F1 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे भाई देखो ये Q नॉट तभी, जैसे मान लिया जाए ये भी कोलंबियन सिस्टम है और ये C पर रखे हम लोग। ठीक, अब ये जो C पर रखे हुए हैं, अगर इधर से जो धक्का मार रहा है, एक लात इधर से मारा, एक लात से इधर से मारा, अगर दोनों के लात आने, दोनों तरफ से फोर्सेस जो है इक्वल हैं, तो इसका मतलब Q नॉट विल रिमेन बी एट द रेस्ट। अब इसको कैसे करना है, तो ऐसे हम लोग करते हैं, F1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा जी, K Q1 Q2 का मॉडुलस, तो Q1 के जगह पर Q1 है, Q2 के जगह पर Q नॉट है, बीच की दूरी कितना लिया गया x। एंड F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो F2 बराबर यहां हो जाएगा F2 इज इक्वल टू K, Q1 के जगह पर Q2 लीजिए, Q नॉट हो गया बटा में कितना हो गया, इस जगह पर ये हो जाएगा R माइनस x का होल स्क्वायर।
एक रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ हम तैयार कर रहे हैं और इसी फॉर्मूले से हम लोगों को क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर देना है, यानी ये जो आएगा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चले इसको हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं। अब ये Q0 पर यानी C पॉइंट पर चार्ज तभी रेस्ट में होगा जब दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर होंगे। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, सीधा हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई यहां सीधी सी बात है, F1 बराबर होना चाहिए F2। अब F1 का मान कितना है, K Q1 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया K Q2 Q0 और ये रहा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फटाफट ये कट गया, के जो है ना, ये आपका बाबू भैया का दोनों चश्मा फूटा, हो गया काम खत्म। अब इधर बच गया कितना, Q1 बाय एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया आपका Q2 बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। चले क्रॉस कर देते हैं, है ना, इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर रखते हैं Q2 बाय Q1। अच्छा, अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, आर एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। अब इधर से आप होल स्क्वायर जो है उस स्क्वायर को हटाइए तो आ जाएगा रूट अंडर Q2 अपॉन Q1 आ गया। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, R बाय एक्स, एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट, ये आ गया। अब ये वाला कट हो गया, ठीक। अब इसको बैठाएंगे तो R बीस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट आ गया। अब क्या करना है, इसको जरा सा R बाय एक्स और R बाय एक्स मान ली जाइए उधर 1 प्लस Q2 बाय Q1 हो गया। R बाय एक्स है, अब इसको टर्न कर देते हैं, तो जैसे हम लोग टर्न करेंगे तो x बाय R हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 हो गया। अब यहां से हम लोगों का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू कैसे निकलेगा देखते हैं। चलिए यहां जो है x का वैल्यू हम लोग ला रहे हैं, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बराबर R अपॉन, यहां जो है ऐसे लिया जा सकता है R इज इक्वल टू R यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे R और 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट, ये रहा, ठीक। तो ये निकल गया हम लोग का। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम लोग यहाँ लिखे हैं अंडर रूट Q2 अपॉन Q1, इस पर ध्यान देना है कि Q2 जो है जब आप सॉल्व करें तो हमेशा बड़ा रखिए, बड़ा वाला ऊपर रखेंगे और छोटा वाला नीचे रखेंगे, ठीक। आने इसको हम जरा सा फेयर कर देते हैं और भी, क्योंकि ये जरूरी इक्वेशन है, तो इसको हम थोड़ा सा दूर खींचते हैं, व्हाइट पेज से ले जाते हैं, ऐसे फाइनल लाते हैं और इसके असली रंग में डालते हैं। x इज इक्वल टू R बाय 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट। ध्यान रहे इस सूत्र को इस्तेमाल करते हुए कि Q2 जो बड़ा वाला चार्ज होगा, कभी अगर बराबर है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़ा रहेगा और एक छोटा जैसे 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम इस तरह का अगर स्ट्रेटेजी बनाए हुए क्वेश्चन, तो Q2 को ऊपर रखें और Q1 को नीचे। मगर क्यों, ये भी सवाल उठता है, नीचे वाला हम छोटा वाला नीचे रखेंगे, बड़ा वाला ऊपर, तो ठीक है भाई, तुम्हारा 1/2 आएगा, 3/, उल्टा पुल्टा है, फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन आएगा तो स्क्वायर रूट निकालना आसान नहीं होगा। ये रहा ये प्रश्न।
अब इसी पर अगर ये बात बोल दे कि भाई एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है, ठीक, कोई बात नहीं, ये देखिए ऐसे ले लिए, हो गया। अब एक तरफ जो है वो ले लेना है माइनस और एक तरफ बोल रहा है प्लस, ठीक, Q2, ये रहा AB। अब दोनों के बीच में अगर हम लोग एक तीसरा चार्ज चाहे प्लस लें या माइनस लें, वो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है। मगर क्यों, देखिए अगर मान लिया जाए हम लोग ये Q0 को प्लस लिए तो इधर से धक्का मारेगा, ये इधर खींचेगा, तो यहां रेस्ट में ये रह ही नहीं सकता है, कभी नहीं रहेगा। अब अगर यदि बहुत लोग सोच रहे हैं अच्छा नहीं लेंगे हम, है ना, नहीं लेंगे, अगर नहीं लिया जाएगा इसकी जगह पर दूसरा ले रहे हैं, मतलब माइनस Q0 अगर ले रहे हैं माइनस Q0, तो क्या होगा, अब ये लात मारेगा माइनस Q1, ये इधर आएगा, तो ये कभी भी बीच में रेस्ट में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको हम लोग बाहर करना पड़ेगा, यानी सिस्टम से बाहर रखना पड़ेगा, या तो माइनस के बाहर रखिए या नहीं तो प्लस के बाहर रखिए। मान लिया जाए कि इसके बीच की दूरी यहां जो है वो है R, दोनों के बीच की दूरी R हो गया। अब ऐसा करते हैं कि एक चार्ज को यहां Q बेस नॉट प्लेस करते हैं जो Q1 से कितनी दूरी पर है भाई, X दूरी पर है। अब ये Q2 से अगर देखें तो R प्लस X दूरी पर चला जाएगा, ठीक। अब यहां कैसे होगा ये सवाल उठेगा, तो भाई ये अगर इसको अट्रैक्ट करता है तो प्लस Q2 जो होगा इसको रिपेल करेगा, और अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब अगर आपको ये A B C अगर C पर चार्ज को रेस्ट में रखना है तो या तो आप माइनस के इधर रखें या प्लस के उधर रखें, बीच में तो कोई संभावना है ही नहीं। तो यहां जो है ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए सबसे पहले F1 और F2 निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू K और Q1 मॉडुलस है ना, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है, Q1 Q0 का मॉडुलस और बीच की दूरी x स्क्वायर हो गया, ठीक। बाहर निकालेंगे तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर हो गया, फाइनल। अब दूसरी तरफ चलते हैं, F2 का मान अगर निकालें तो ये रिपेल कर रहा है, तो F2 बराबर K Q2 Q0 का मॉडुलस बाय R प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब इसको बाहर निकालिए तो F2 का मैग्नीट्यूड K Q2 Q0 बाय R प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। रेडीमेड फॉर्मूला बन जाएगा, हम लोग जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ये जरूरी है इक्विलिब्रियम कि भाई हम लोग को x पूछेगा या नहीं तो बोलेगा कि माइनस चार्ज से या प्लस चार्ज से, तो एक आंसर निकल जाएगा, बीच की दूरी दिया हुआ उसमें से एक जोड़ देंगे तो दूसरा आंसर निकल जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए भाई, F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। चले फटाफट बैठाते हैं, तो एक आ जाएगा K Q1 Q0 बराबर K Q2 Q0 हो गया। अब यहां बटा में देखिए एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको हम जगह पे लाते हैं, तुरंत थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना होगा, नहीं तो फिर नीचे व्हाइट पेज पर जाने के डर से हम लोग को सावधान हम रहते हैं। यहाँ पहले ये देखिए K Q1 Q0 बाय एक्स स्क्वायर K Q2 Q0 बाय, यहाँ मामला क्या है, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। गए बाबू भैया का दोनों शीशा चश्मा का टूटा, Q1 बाय एक्स स्क्वायर Q2 बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1, फिर उसी तरह से लिखेंगे R प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, हटा ही देते हैं ना, होल स्क्वायर कर देते हैं,
और इधर हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 और R प्लस एक्स बाय एक्स, ये आप कर सकते हैं अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। अब क्या करना है, ये x तो दोनों के हिस्से में आ गया ना, ये x जो है वो दोनों के हिस्से में आ रहा है, तोड़ देंगे r बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स बराबर Q2 अपॉन Q बेस 1। गया 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 गया, r बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाय Q1 और r बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 बाय Q1, Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट और -1। फिर हम लोग को x निकालना है ना, तो x निकालेंगे तो कर देंगे r बाय एक्स को टर्न कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन r इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 और -1, बाहर है -1, ध्यान रहे। देयरफॉर x बराबर हो जाएगा r अपॉन Q1, r अपॉन और एक मिनट, x बराबर r अपॉन ये रहा Q2 अपॉन Q1 और बाहर में है -1, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। यहां भी याद रहे आपको फ्रैक्शन से अगर बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, Q2 ग्रेटर देन Q1 रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करके आपको दिखाएंगे और अगले ही क्वेश्चन इस पर कुछ आधारित प्रश्न है जिसको हम लोग, और सुपरपोजिशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो अगले वीडियो में आपका इन्वॉल्व रहेगा। उम्मीद है कि सारी बात समझ में आ गई होगी और फिर अगले वीडियो में तुरंत बना करके इस पर जो क्वेश्चन है, दोनों जो फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ और जो है, जैसे फोर्स सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स कोलम्बियन सिस्टम पर क्या होगा, कुछ क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अदर जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना, डाइलेक्ट्रिक्स वाला वो जोड़ा हुआ है। तो छोटे छोटे अगले वाले वीडियो में इसको समझना जरूरी है, तो अगले वाला में शॉर्ट बनेगा ही नहीं, है ना, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप अगर इसको देखते हैं तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम जो है, कम से कम 10-12 प्रॉब्लम इससे सेलेक्ट करके अगर हम लोग बना लेते हैं तो एग्जाम में अगर आता भी है तो हम लोग उससे निपटने में सक्षम रहेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई और शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।